नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ट्रंप की वजह से रूस ने यूक्रेन में भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। वजह है जिनेवा में हुई बैठक, जहां यूरोप के देशों ने ट्रंप के बनाए मसौदे में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस बात ने पुतिन को और भड़का दिया है। रूस ने पहली नजर में इसे खारिज करके कहा कि अब यूक्रेन को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच ज़ेलेंस्की को ट्रंप के कोप भवन में जाने का अपडेट मिला है। जैसे आसमानी बिजली कड़कती है, जैसे मौत बांटने वाली बिजली गिरती है, वैसे ही दृश्य कीव में रात को दिखते हैं। अचानक बहुमंजिला इमारत से ड्रोन टकराता है, जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद धुआं ही धुआं, आग ही आग। रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन में कोहराम मच गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की की रेंज से बाहर हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की सीधी बातचीत के जल्द आसार नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप का फोन लगातार बिजी आ रहा है। ट्रंप का सिग्नल ज़ेलेंस्की को मिल ही नहीं रहा है। ट्रंप का फोन ज़ेलेंस्की के लिए नॉट रीचेबल हो गया है। क्या ट्रंप 30 नवंबर तक जानबूझकर ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेंगे? क्या ट्रंप ने 5 दिन तक पुतिन को फ्री हैंड दे दिया है? रूस का हमला तेज हो गया है। कीव में बीती रात सबसे भयानक रही। रात में बम धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहलती रही। धमाके इतने जोरदार थे कि बारूदी विस्फोट के बाद आग से पूरा शहर रह रहकर जगमगा रहा था। पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया है। पुतिन ने सारी फोर्स लगा दी है। पुतिन सारे हथियार आजमाने लगे हैं, क्योंकि युद्ध का फैसला जल्द होना है। युद्ध में समझौते की घड़ी आ गई है। रूस अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर देना चाहता है जिससे उसकी सभी शर्तें मानने पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की मजबूर हो जाएं। ताबड़तोड़ हमले से पुतिन ने उन दुश्मनों को भी चैलेंज दिया है जिन्हें ट्रंप के बनाए शांति समझौते की शर्तें पसंद नहीं आ रही हैं। पुतिन ने ऐसे देशों को मिसाइलों से मैसेज देना शुरू कर दिया है जो उनकी विश लिस्ट पूरी नहीं होने दे रहे हैं। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से भयानक हमला किया, जिसमें 6 नागरिकों की जान गई है। वहीं हमले में 14 नागरिकों के घायल होने की जानकारी है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड तैमूर तकाचेंको के मुताबिक स्वायतोशिंस्की, पेचेर्स्की और दिप्रोवस्की जिले में सबसे ज्यादा मिसाइलों की बौछार की गई। पेचेस्क्री में 22 मंजिला अपार्टमेंट को रूस ने ड्रोन बम से उड़ा दिया है। उधर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से फिलहाल किसी भी मीटिंग से साफ मना कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के 1 हफ्ते तक बहुत ज्यादा बिजी होने की जानकारी व्हाइट हाउस से दी गई है। So there are no plans at this moment in time. As you know, things can change very quickly around here. असल बात ट्रंप का बिजी होना नहीं है, उनकी नाराजगी है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एहसान फरामोश तक कह रखा है। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके पीस प्लान पर यूक्रेन खुशी से झूम उठेगा। ट्रंप चाहते थे उनकी समझौता शर्तें ज़ेलेंस्की फौरन मानकर पुतिन के आगे सरेंडर कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने भारी मन से ट्रंप के समझौते पर अपने दिल की बात कही। उन्होंने दुनिया से इमोशनल अपील कर यूक्रेन के हितों की रक्षा का हवाला दिया। तब से ट्रंप का दिमाग गर्म हो रखा है, इसलिए छुट्टी के बहाने वो ज़ेलेंस्की से दूरी बना रहे हैं। 25 नवंबर की शाम को डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा चले गए हैं। 30 नवंबर तक ट्रंप के फ्लोरिडा से लौटने का कोई प्लान नहीं है, यानी 5 दिन तक ट्रंप छुट्टी मनाएंगे। इस बीच यूक्रेन का क्या होगा बताना मुश्किल नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने ये जानकारी भी दी है कि शांति समझौते के कई पॉइंट पर भारी असहमति जताई जा रही है, जिससे जल्द युद्ध खत्म होने की कोशिशों को झटका लगा है।
उधर ट्रंप का पीस प्लान के जवाब में यूरोपीय देश एक्शन में आ गए हैं। यूरोपीय नेताओं ने अपनी तरफ से शांति मसौदा बनाया है जिसमें 28 शर्तें हैं। यूरोपीय यूनियन ने अंगोला में सोमवार को आपातकालीन बैठक की जिसमें ट्रंप के पीस प्लान को यूक्रेन पर दबाव डालने वाला माना गया है। यूरोप के देश चाहते हैं मौजूदा युद्ध रेखा ही किसी भी समझौते का आधार बने, लेकिन यूरोपीय शांति मसौदे को क्रेमलिन ने पहली नजर में खारिज कर दिया है। Что касается тех планов, которые гуляют, просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, так сказать, если с первого взгляда он совершенно неконструктивный, нам не подходит. Но господин Рубио, он объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. रूस को यूरोपीय देशों का रुख पता है, इसलिए पुतिन ने यूरोपीय देशों को साइड कर रखा है। ट्रंप की टीम से पुतिन के प्रतिनिधि सीधी बात कर रहे हैं। यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्क्रॉल ने अबू धाबी में रूस के अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। रॉयटर्स के मुताबिक ये बैठक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की नई कोशिश है। रूस के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अबू धाबी में ड्रिस्कॉल यूक्रेन के अधिकारियों से भी बात करेंगे। हालांकि ट्रंप के बनाए रोड मैप पर शांति समझौता फ्रांस को नागवार गुजर रहा है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने दो टूक लहजे में कहा कि वो यूक्रेन को सरेंडर नहीं करने देंगे। Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie au fond de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. यूरोप के देश ट्रंप के पीस प्लान पर हुए खुलासे के बाद से भड़के हुए हैं। जब से यूक्रेन के दोस्त देशों को पता लगा है कि ट्रंप के बनाए समझौते की स्क्रिप्ट किरिल दिमित्रीव ने लिखी है, तब से हड़कंप मचा हुआ है। किरिल दिमित्रीव को पुतिन का सबसे भरोसेमंद बिजनेसमैन लीडर कहा जाता है, जिन पर अमेरिका ने बैन लगा रखा था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन्हीं किरिल दिमित्रीव ने मियामी के एक आलीशान होटल में बैठकर ट्रंप का पीस प्लान बनाया। अमेरिकी एजेंसियों के रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी में हुई गुप्त मीटिंग में किरिल दिमित्रीव के साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के स्पेशल दूत कहे जाने वाले और न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट टाइकून स्टीव विटकॉफ भी थे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ब्लैकलिस्टेड किरिल दिमित्रीव की लिखी शर्तों पर ट्रंप ने समझौता मसौदा बना रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी मीटिंग के बाद 28 सूत्रीय समझौते में यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने की बात लिखी गई। मियामी मीटिंग में यूक्रेन की सैन्य क्षमता सीमित करने का प्रस्ताव जोड़ा गया। पुतिन ने अपने वफादार किरिल को जो मिशन सौंपा उसे उन्होंने बखूबी निभाया, मगर अब ये बात उजागर होने से पर्दे के पीछे अमेरिका और रूस की सीक्रेट डील का शक जताया जा रहा है। उधर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील पर शांति समझौते में कई अपडेट किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 पॉइंट्स को कम करके सिर्फ 19 शर्तें ही अब समझौते में रखी जा रही हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में बैठक के बाद ये बदलाव किए हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका नए प्लान में यूक्रेन के 6 लाख सैनिकों की कैप को बढ़ाने या ये शर्त हटाने पर राजी है। इसके अलावा यूक्रेन को टॉमहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की जाए या नहीं सप्लाई की जाए, इस पर विचार करने की बात कही गई है। ऐसे कई बदलावों के बाद ज़ेलेंस्की खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन को नए मसौदे का इंतजार है, जिसके बाद ही बात फाइनल होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूरोपीय देशों की जगह पश्चिमी देशों का लीडर अमेरिका को माना जा रहा है। मतलब शांति समझौता पुतिन की मर्जी और ट्रंप की रजामंदी से ही होना है। Безусловно, ценим позицию Соединенных Штатов, которые единственные из, так сказать, лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляет инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию. Мы это ценим. मगर 5 दिन के सस्पेंस का क्या? ट्रंप ने अगर 5 दिन तक कुछ नहीं किया तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
रूस ने तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वीडियो रिलीज किया है। यूक्रेन के प्रोकोवस्क में भयानक हमले के बाद रूस के सैनिक शहर में घुस गए हैं। प्रोकोवस्क के 2 जिलों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन आर्मी जिस तूफानी तेजी से यूक्रेन को रौंद रही है, उससे जल्द ही ये राजधानी कीव तक धावा बोल सकते हैं। पुतिन को मिली 5 दिन की मोहलत बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर जेलेंस्की को ज्यादा देर वेट करवाया तो मुमकिन है वो यूरोपीय देशों के पास भागे, जो फिलहाल यूक्रेन को हर तरह से मदद का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन यूरोप की युद्ध में एंट्री हुई तो पुतिन को एटमी धमाके का बहाना मिल सकता है। लेबनान में इजरायल का अगला टारगेट फिक्स है और ईरान के सामने मजबूरी है कि वो सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता। नेतन्याहू के खतरनाक इरादों को लेकर अब तेहरान मिलिट्री हेडक्वार्टर भड़का हुआ है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या का बदला लेना ही होगा। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़कने वाला है। इजराइल के मरकावा टैंक की ब्रिगेड को लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है, लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए। नेतन्याहू का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। ये ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इस भड़कते हुए युद्ध की सबसे नई वजह है हिजबुल्लाह कमांडर हैसम अली तबतबाई की हत्या। हिजबुल्लाह की कमांडो फोर्स रजवान को खड़ा करने वाले कमांडर तबतबाई की मौत ने पूरे पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा जलजला ला दिया है। बेरूत में इजराइल ने ऐसे वक्त हमला किया जब पिछले 1 साल से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम चल रहा था। ईरान ने कहा है कि यह अटैक इजराइल की बुजदिली का सबूत, क्योंकि यह हमला नवंबर 2024 के बाद से लागू सीज फायर के दौरान किया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा है कि तबतबाई की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। देखा जाए तो हिजबुल्लाह कमांडर हैसम अली तबतबाई पर हुआ हमला इजराइल का सरप्राइज अटैक था। इस हमले ने सुई की नोक पर टिके इस युद्ध विराम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान ने कहा कि यह इजराइल का युद्ध अपराध है। दोनों ही मोर्चों से इजराइल के खिलाफ बदला लेने की मांग उठ रही है। पूरे पश्चिम एशिया के मीडिया पर उस खतरे को मंडराते हुए दिखाया जा रहा है जो हैसम अली तबतबाई की मौत के बाद पैदा हुआ है। ईरान से लेकर इजराइल और तमाम अरब मीडिया बता रहा है कि इजराइल ने बेरूत पर स्ट्राइक करके बहुत ही खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल खुद इसे महसूस कर रहा है, इसलिए लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं। यहाँ बॉर्डर के आसपास रहने वाले इजरायली लोग तनाव में तो हैं, लेकिन गाजा में मिली जीत और हिजबुल्लाह की लीडरशिप पर हुए हमलों ने उनकी घबराहट को थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन सवाल है कि कब तक, क्योंकि अभी तो हिजबुल्लाह ने बदला भी नहीं लिया है और बॉर्डर पर हर मूवमेंट एक तरफा हो रही है। This time we are waiting for something to happen. We have no idea what
can be, but actually we don't care because we are here in our home and we have to, I don't know, to hold the borders, you know. When we decided to come here 16 years ago, we knew all along that we'll be here next to our neighbors. हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस तबाह किए जा सकते हैं। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट कर सकता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट। रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट। इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट। इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंचता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। We urge all actors to exercise maximum restraint and to avoid any further escalation, and remind the parties that civilians in civilian areas must not be targeted. Lebanon's territorial integrity and sovereignty must be respected, and we reiterate our call for the parties to uphold their obligations to maintain a cessation of hostilities and to fully implement Security Council Resolution 1701. अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हैफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। 8 o'clock in the morning, I took my car, went down to my orchard. As usual, everything is unusual. My daughters told me, Daddy, be careful. I said, be careful of what? It's very quiet here. And everything will be okay. You can see the army. You can see all the special units. If something will happen, I will be safe, I'm sure. लेबनान से लगे बॉर्डर पर इसलिए इजराइल के टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर मचा चुके हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीट शियान घाटी
ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने पिछले साल तक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगाई थी। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। जब नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ था, तब उसकी कुछ बड़ी शर्तें थीं। शर्त नंबर 1, तब दक्षिण लेबनान में घुसी इजरायली सेना को वापस जाना होगा, बफर जोन नहीं बनेगा। शर्त नंबर 2, हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा, अड्डे हटाने होंगे। शर्त नंबर 3, दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। सीज फायर की ये शर्तें ऐसी रहीं कि इसमें न इजराइल जीत का दावा कर पाया है, न ही हिजबुल्लाह। हालांकि इजराइल की बमबारी दक्षिण लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत तक जारी रही। इजराइल का दावा रहा कि लिटानी नदी के दक्षिण में उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है और अब बेरूत में दिन दहाड़े एयर स्ट्राइक। इसमें कोई शक नहीं है कि हैसम अली तबतबाई की मौत से हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू जानते हैं कि युद्ध वाला हथौड़ा गर्म है, इसी वक्त फिर से वार करना जरूरी है। इसलिए सवाल है कि अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के लिए कब तक इजराइल की जद से खुद को बचाना मुमकिन होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास के बाद उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह है और अब ईरान के लिए भी उसे बचाना आसान नहीं। לאחרונה הוא הביא לחידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש. זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו, וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין. תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש. लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है और इजराइल लेबनान का बॉर्डर नया वॉर जोन बन चुका है।